हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। आप लोगों ने इसके पहले मेरा कूलम्ब्स के नियम वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा और आप लोगों को कूलम्ब्स का नियम क्या है ये समझ में बहुत अच्छे ढंग से आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने कूलम्ब्स का नियम क्लास 10th में भी जो है अच्छे ढंग से पढ़ा था। अब हम लोग उसके आगे, आप लोग जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है। बल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण हम लोग को इसमें डायरेक्शन, दिशा बताना जो है अति आवश्यक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि वेक्टर की दिशा, जो फोर्स जो है लगेगा उसकी दिशा क्या होगी, और इसे हम लोग कहेंगे कूलम्ब्स के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आप जानते हैं कि दो कंडीशन हो सकता है, या तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के समान हो या दोनों फोर्सेस एक दूसरे के विपरीत हो। तो दोनों स्थितियों के लिए मैंने यहाँ पर अलग अलग आप लोगों को बताया है कि बल का डायरेक्शन क्या होगा। इसके पहले जो है आप लोग स्थिति सदिश के बारे में जान लीजिए। डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर कोई किसी वस्तु का डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम ए टू बी होगा तो हम उसके लिखेंगे R12, और अगर बी से डायरेक्शन में होगा तो उसको लिखेंगे हम R21। जो भी पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन इसको वेक्टर कहते हैं और इसको 1-2 या 2-1 से प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से F21 का मतलब हो रहा है कि पहले आवेश पर दूसरे के कारण कितना फोर्स लग रहा है। F12 का मतलब हो रहा है दूसरे आवेश के कारण पहले पर कितना बल लग रहा है। ध्यान दीजिए, आप लोगों को पता है कि जो सिंपल फॉर्म था कूलम्ब्स का, उसका था F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। उसमें हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया था। अब जो है हम लोग इसमें डायरेक्शन भी देखेंगे कि क्या लगेगा। जैसे यहाँ पे दो आवेश आप लोग देख रहे हैं, चार्ज देख रहे हैं, +Q1 एंड +Q2। नेचुरली दे विल रिपेल ईच अदर। तो अगर रिपेल करेगा तो पहला जो आवेश है वो दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से इस डायरेक्शन में होगा। और इस फोर्स को हम लोग कहेंगे F21। इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, F21। तो पहले आवेश के कारण दूसरे पर आरोपित बल, ये पहले आवेश ने दूसरे के ऊपर कितना बल लगाया, तो नेचुरली आप देखेंगे इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो हम इसको कहेंगे F21 = 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। और R12 का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, इसलिए ये हम दिखा रहे हैं। इसी तरह से दूसरे आवेश के कारण पहले पर आरोपित बल कितना होगा, F12 = 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। और इसके कारण इसके ऊपर कितना बल लगेगा, तो निश्चित रूप से ये फोर्स कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में लिखेगा और इसको कहेंगे F12। और ये फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। R 2:1 आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब आप देखेंगे दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत हो। अगर दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत हो तब क्या होगा, मतलब एक मान लिया जाए एक चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज जो है Q2 नेगेटिव चार्ज है। नेचुरली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। उन लोग दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो अब इसमें देखेंगे पहले आवेश के कारण दूसरे पर आरोपित बल F21, इसका डायरेक्शन क्या होगा, पहले आवेश के कारण दूसरे पर आरोपित बल, ये तो बल लगाएगा लेकिन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये F21 = क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 K F21 = Q1 Q2 अपॉन R² R21। इसी प्रकार से दूसरे आवेश के कारण पहले पर आरोपित बल, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकंड चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा,
इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दूसरा आवेश क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये फोर्स को हम लोग कहेंगे F12, और दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12। याद रखिए ये R जो है ये यूनिट वेक्टर है, इस R को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। कई बुक्स में या कई जगह आपको ऐसा भी इस फॉर्म में भी मिल सकता है, F याद रखिएगा 12 सेम सभी में ऐसे ही हो जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R3 R12। ध्यान दीजिए सिर्फ किस में अंतर आया, यहां पे हम लोग यूनिट वेक्टर ले रहे हैं जबकि इसको जो है हम लोग एक वेक्टर ले रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर का चूंकि मैग्नीट्यूड 1 होगा इसलिए हम इसको R स्क्वायर लिखे, लेकिन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड R होगा तो ये एक R से ये एक R कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, R³ लिखा है। तो जितना सही ये वाला इक्वेशन है उतने ही सही ये भी इक्वेशन है, और इसी तरह से चारों इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये चारों इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कूलम्ब्स के नियम का जो सदिश रूप है इसको आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बुक्स में बहुत सारे वेक्टर का डायरेक्शन बना करके दिखाया गया है, जिसके कारण कई बार आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन इसको मैंने एकदम सिंपल तरीके से बताया, कोशिश किया कि सिंपल तरीके से बताने का। ये जो सारे वेक्टर्स हैं इस वेक्टर की सहायता से आप डायरेक्शन को बहुत अच्छे ढंग से देख सकेंगे, जान सकेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। सदिशों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, या कूलम्ब्स के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत। कहने का मतलब है कि अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हों किसी बिंदु के ऊपर तो फिर उस कंडीशन में टोटल फोर्स कितना लगेगा, इस चीज़ को हम यहाँ पे जानने का कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक से अधिक आवेश के कारण बल, अगर किसी बिंदु Q पर, Q एक आवेश है, ये बिंदु O पे है, अब यहाँ पे 3 और आवेश है Q2 Q3 Q4, ये 3 और आवेश है। अब ये तीनों इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो प्रश्न यहाँ पे है कि कुल इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। लेकिन इसके पहले आप लोग एक बात बताइए मुझे, तो मैं देखूंगा कि आप लोगों को कितने समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो आप लोगों को सभी को पता है कि F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मैं बता चुका हूँ कूलम्ब्स के नियम में। अब अगर इसके नज़दीक एक तीसरा आवेश Q3 रख दिया गया तो क्या ये दोनों के बीच लगने वाला बल बदल जाएगा या वही रहेगा? अगर इस प्रश्न का आप सही जवाब देंगे तो इसका मतलब जो है आप अच्छे से समझ रहे हैं। मेरा प्रश्न क्या है कि अगर Q1 Q2 के बीच में इतना फोर्स लग रहा है, अब मैंने इसके नज़दीक जो है Q3 लाया, तो क्या ये दोनों के बीच लगने वाला बल बदल जाएगा? इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोगों को लगेगा कि जब तीसरा एक आवेश ला दिए तो निश्चित रूप से दोनों के बीच में लगने वाला बल बदल जाएगा, लेकिन याद रखिए कि तीसरे बल की उपस्थिति के कारण ये दोनों के बीच में लगने वाले में बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए मैंने लिखा है किंतु दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अपरिवर्तित रहेगा, मतलब ये दोनों के बीच लगने वाला बल इससे प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर प्रश्न किया जाए कि क्या Q1 के ऊपर लगने वाला बल इसके लाने पर बदलेगा कि नहीं, तो निश्चित रूप से पहले Q2 के कारण भी बल लग रहा था, अब Q3 के कारण भी बल लग रहा है, तो नेचुरली ये बदल जाएगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है कि अब Q1 के ऊपर लगने वाला बल किसके बराबर होगा, Q2 के कारण लगने वाला बल और Q3 के कारण लगने वाला बल के सदिश योगफल, वेक्टर सम। याद रखिए स्केलर सम अलग होता है, वेक्टर सम अलग होता है, तो वेक्टर सम के ऊपर निर्भर करेगा। स्केलर में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, जबकि वेक्टर में अगर ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो टोटल फोर्स बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 3 आवेश
रखा है, Q1 है, Q2, Q3, Q4, ये 3 आवेश है जो Q1 के ऊपर बल लगा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि Q2 भी इसके ऊपर बल लगाएगा जो कि F12 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से Q3 भी इसके ऊपर बल लगाएगा जो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R31। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके 3121 का क्या मतलब है। इसी तरह से इसके कारण में बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर अपॉन R41। अब आप इस फॉर्मूले का मतलब समझते हैं कि F इक्वल्स टू F12 F13 F14, और ये वेक्टर सम है, सदिश योग है। आप लोगों को याद होगा 11वीं में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर दो सदिश हो, एक Q हो और एक P हो, दोनों के बीच में कोण थीटा हो, तो इसका परिणामी जो है हम लोग समानांतर चतुर्भुज से निकालते हैं। R इक्वल्स टू R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते थे। तो इसी फॉर्मूले का योग करके हमको यहाँ निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे, हम लोग एक साथ 3 फोर्स है, तो पहले ये दोनों का परिणामी निकालेंगे। इससे समानांतर चतुर्भुज पूरा कीजिए, पैरेललोग्राम पूरा कीजिए, ये एक फोर्स हो जाएगा। अब फिर इसको लेकर के फिर आपको एक पूरा करना पड़ेगा और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आपको चित्र आ गया। एक्चुअल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, F इक्वल्स टू इस डायरेक्शन में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर मैं शुरू में ये चित्र बना देता आपको तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, पहले ये दोनों को हमने ऐड किया, इससे हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल दिया, फिर इसको एक माना और इसको माना, और फिर जो हमने एक पैरेललोग्राम पूरा किया, समानांतर चतुर्भुज को पूरा किया, और फिर इससे जो है सदिश योग करके F का वैल्यू जो है निकाल लिया। मतलब ये तीनों के कारण लगने वाले इसका बल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन होगा। एक्चुअल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोग इसको अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं, बलों का अध्यारोपण का भी सिद्धांत कहते हैं, या फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मोर देन वन चार्ज कर सकते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस कर सकते हैं, कई तरीके से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे, वो है हम लोगों ने कूलॉम्स का नियम को बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ें। क्या इन कूलॉम्स का नियम, ध्यान दीजिए, क्या कूलॉम्स का नियम सार्वत्रिक नियम है? इज द कूलॉम्स लॉ इज यूनिवर्सल लॉ? तो हम देखेंगे नहीं है, ये कूलॉम्स का नियम जो है सार्वत्रिक नियम नहीं है। हम लोग कूलॉम्स के नियम को हर जगह यूज नहीं कर सकते। तो कहाँ नहीं कर सकते, कूलॉम्स के नियम की सीमाएं क्या है? लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर जो है छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, यह सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। इट इज ओनली ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस। किसके लिए सही है? पॉइंट चार्जेस के लिए सही है। ओनली ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस, बिंदु आवेशों के लिए सही है। अगर एक पृष्ठ के ऊपर जो है अगर ऐसा आवेश रखा हुआ है तो फिर हम इसको डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते हैं। या एक प्लेट है, इसके ऊपर आवेश रखा हुआ है, तो हम इससे जो है हम तीव्रता या कूलॉम्स का नियम नहीं निकाल सकते। ये दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो हम कूलॉम्स के नियम से हम लोग इसको नहीं निकाल सकते। दूसरा, यह सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए सही है।
it is only true for स्टेशनरी चार्जेस। ये सिर्फ किसके लिए सही है? स्टेशनरी चार्जेस, रुके हुए चार्जेस के लिए सही है, सभी के लिए सही नहीं है। आप कहोगी कि कोई चार्ज तो जनरली स्थिर रहता ही नहीं है, तो फिर तो किसी के लिए सही नहीं है। हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तीसरा, यह 10 की घात ऋण 15 मीटर से कम दूरी पर प्रभावी नहीं रह जाता है। It is not affected when the distance between two charges is less than 10 to the power minus 50 मीटर। क्यों नहीं सही है? आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने प्रकृति के मूलभूत नियमों के बारे में पढ़ा था, प्रकृति के मूलभूत बलों के बारे में पढ़ा था, तो हम लोगों ने नाभिकीय बलों के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। और उसमें मैंने बताया था कि लगभग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो कूलम्ब्स के फोर्सेस से 100 टाइम्स करीब करीब ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए जब नाभिकीय बल कार्य करते हैं तो फिर उस समय जो है हमें ये फोर्स जो है काम नहीं करता है। तो ये सब लिमिटेशंस है। इट इज ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, इट इज ओनली ट्रू फॉर पॉइंट चार्ज। यह केवल किसके लिए सही है? बिंदु आवेशों के लिए सही है। तो ये सारे कुछ लिमिटेशंस है जो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर इफेक्टिव है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक पढ़ने से हम लोगों ने कूलम्ब्स के नियम को पूरी तरह से पढ़ लिया है। कूलम्ब्स के नियम में अब हम लोग को और कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, एंड व्हाट इज इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। इस चीज़ को हम लोग इसके बाद वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू। और मेरे चैनल को अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पाठ वीडियोस जो है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक कीजिए। जो चीज़ पसंद आता है उसको थोड़ा तारीफ़ भी करना चाहिए, जिससे जो है हमें उत्साह मिलता है। तो और शेयर करेंगे, मैंने शुरू में ही बताया है कि जितना आप शेयर करेंगे आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।